हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। स्वागत है आप सभी का थ्रोन एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं रेलवे भर्ती के लिए जो अपना जीके जीएस का जो पार्ट दे रखा है उसके बारे में हम यहाँ पर रेगुलर क्लासें ले रहे हैं। अभी तक हम बातचीत करें तो अपनी 3 क्लासें यहाँ पर हो चुकी हैं। और आज की जो ये क्लास रहेगी, चौथी क्लास अपनी यहाँ पर रहेगी। जिस किसी ने पीछे की क्लासें नहीं देखी हैं वो भी प्ले लिस्ट में जाके पीछे की क्लासों को जरूर देखें। और हम यहाँ पर बातचीत करें तो पहले जो हम पोर्शन कवर कर रहे हैं वो ज्योग्राफी का यहाँ पर पोर्शन रहेगा। और उसमें हम बातचीत करें तो अपना पहला टॉपिक यहाँ पर चल रहा है भारत का जो सामान्य परिचय है। ठीक है। और दोस्तों आपने देखा होगा कि एएलपी के फॉर्म जो है वो फिल हो चुके हैं। और साथ ही कल आपने देखा होगा कि जो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की जो वैकेंसियां हैं वो भी अनाउंस हो चुकी हैं, विज्ञप्ति उनकी जारी हो चुकी है। और जल्द ही उसके फॉर्म ऑनलाइन हो जाएंगे। तो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई को टारगेट करते हुए भी अपने यहाँ पर सेपरेट बैच लॉन्च किया जाएगा बहुत ही जल्दी। तो जिस किसी ने ड्रोन एजुकेशन का अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो कोई विद्यार्थी तैयारी कर रहा है और थ्रोन एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाए। प्ले स्टोर पर जाकर क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर खोलना है और प्ले स्टोर में आपको टाइप करना है थ्रोन एजुकेशन। क्या थ्रोन एजुकेशन जैसे आप टाइप करेंगे तो आपको क्या ये ऐप मिल जाएगा अपना थ्रोन एजुकेशन का। इसका लोगो क्या रहेगा, ये लोगो आपको दिखाई देगा। तो जिस किसी विद्यार्थी ने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो ऐप को अवश्य डाउनलोड कर लें। ऐप डाउनलोड करने से आपको फायदा क्या होगा कि अपनी जो ये यहाँ पे फ्री क्लासें चल रही हैं इसके जो कंप्लीट जो नोट्स जो रहेंगे वो नोट्स आपको ऐप पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। और इसको डाउनलोड करने से आपका काम आसान क्या हो जाएगा, आपको नोट्स बनाने नहीं पड़ेंगे। ठीक है। तो जो कंप्लीट इसकी जो पीडीएफ रहेगी, नोट्स की जो पीडीएफ आपको यहाँ पे अवेलेबल करा दी जाएगी। इसका आपने किया है तो वो अवश्य ही सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करें, थ्रोन एजुकेशन ऐप को। और उसके बाद में आगे हम चर्चा करते हैं जो अपनी क्लास चल रही है। जैसा कि हमने बताया कि अपनी क्लास में क्या चल रहा है, भारत का सामान्य परिचय के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इस सामान्य परिचय में अभी तक हम बातचीत करें तो 2 टॉपिक यहाँ पर हो चुके हैं। सबसे पहले हमने भारत के नामकरण के बारे में यहाँ पे पढ़ा। नामकरण में हमने भारत के जो 5 से 6 जो नाम है पूछे जाते हैं उसके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा करी थी। के बाद में सेकंड क्लास में हम भारत की स्थिति के बारे में पढ़ चुके हैं। और भारत के विस्तार की बात करें तो भारत का विस्तार जो है वो भी अपना लगभग कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम बात करें भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार। और उसके अलावा हम बातचीत करें भारत के जो उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, वो सारी चीजें अभी तक हमने देख ली हैं। तो हम यहीं से भारत के विस्तार से स्टार्टिंग करते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर 3 टॉपिक और बचेंगे, भारत के क्षेत्रफल, सीमाएं और विधि से संबंधित चीजें रहेंगी, उनको हम आज की क्लास में देखते हैं। लास्ट क्लास में हमने भारत के विस्तार के बारे में चर्चा की थी। ठीक है। भारत के विस्तार की बात करें तो हमने क्या बताया था, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक रहेगा। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार रहेगा 8 4 से कितने, 37 6, 8 4 से 37 6 उत्तरी अक्षांशों के मध्य, उत्तरी अक्षांश। ठीक है। अक्षांशीय विस्तार क्या बताया था, 8 4 से 37 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य। ये कौन सा बताया था, मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार। ठीक है। जब हम बात करें भारत की संपूर्ण भूमि के अक्षांशीय विस्तार की, तो संपूर्ण भूमि के अक्षांशीय विस्तार की जब बात आती है तो कहाँ से हम काउंट करते हैं, हम काउंट करते हैं 6 4 से, और कहाँ तक, 37 6 तक। कहाँ से कहाँ तक, 6 4 से 6 डिग्री 4 मिनट से कहाँ तक, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक काउंट करते हैं। और जो ये अंतिम पॉइंट रहता है कौन सा, 6 4 वाला, ये कहाँ पर है, क्या बताया था हमने, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार पर स्थित रहेगा। कहाँ पर, ग्रेट निकोबार पर, ग्रेट निकोबार पर ये बिंदु स्थित रहेगा। उसके बाद में इधर हम बात करें देशांतरीय विस्तार की, तो देशांतरीय विस्तार हमने क्या बताया था, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से कहाँ तक रहेगा, 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य में। देशांतर। ठीक है। तो ये अक्षांशीय विस्तार बताया है, देशांतरीय विस्तार बताया। उसके बाद में एक हमने क्या बताई थी,
ये जो भारत की उत्तर से दक्षिण में जो लंबाई है, उत्तर से दक्षिण में लंबाई हमने बताई, कितनी बताई थी? 3210 किलोमीटर, 3210 किलोमीटर, ठीक है। और पूर्व से पश्चिम में लंबाई की हम बात करें तो ये हमने कितनी बताई थी? 2933 किलोमीटर की, 2933 किलोमीटर, ठीक है। इतनी बात हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। उसके बाद में हमने भारत के जो उत्तरी और जो दक्षिणी बिंदु हैं की भी हमने यहाँ पे चर्चा की थी। जैसे हम बात करें भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु रहेगा, वो हमने क्या बताया था? आप लोगों को याद हो तो हमने क्या बताया था? इंदिरा, ये इंदिरा कोल कहाँ पर रहेगा? लद्दाख में, ठीक है। उसके बाद में भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु देखें तो वो हमने क्या बताया था? कन्याकुमारी। कौन सा बिंदु बताया था? ये वाला, कन्याकुमारी। इस कन्याकुमारी की बात करें तो कहाँ पर स्थित रहेगा? ये तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। कहाँ पर स्थित रहेगा? तमिलनाडु में। उसके बाद में हमने क्या बताया था? इसी कन्याकुमारी तो ये बिंदु है, इसका दूसरा नाम हमने क्या बताया था? इसको क्या कहा जाता है? कैप कैमोरिन भी इसको कहा जाता है। क्या? कैप कैमोरिन। क्या कहते हैं इसको? कैप कैमोरिन बिंदु कहा जाता है, ठीक है। लेकिन भारत की जब संपूर्ण भूमि की बात आती है, बस जो अंतिम बिंदु है वो कहाँ काउंट किया जाता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। तो कहाँ पर स्थित होता है? 6 डिग्री 45 मिनट पर, ठीक है। तो इस बिंदु की हम बात करें तो ये बिंदु रहेगा, इसका क्या नाम रहेगा? क्या नाम बताया था हमने? हमने इसका नाम बताया था इंदिरा पॉइंट। क्या नाम बताया? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कह लें या इंदिरा बिंदु इसको कह लें, ठीक है। और इसी इंदिरा पॉइंट की हम बात करें तो इसके अन्य नाम हमने बताए थे, दो अन्य नाम। इसको क्या कहा जाता है? इसको हम पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट। और अन्य जो नाम बताया था तीसरा, हमने क्या बताया था? पार्सन पॉइंट। पार्सन पॉइंट, ठीक है। क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट कह लो या पिग्मेलियन पॉइंट कह लो या इसको क्या कह लो? पार्सन पॉइंट कह लो, ठीक है। तीनों एक ही बिंदु के ये नाम रहेंगे। और इसकी बात करें लोकेशन की तो ये कहाँ पर स्थित रहेगा? ग्रेट निकोबार में। कहाँ पर? ग्रेट निकोबार में। कहाँ पर स्थित रहेगा? ग्रेट निकोबार में। तो ये तो अपना भारत का उत्तरी बिंदु हुआ। ये कौन सा हुआ? मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। और ये क्या? संपूर्ण का दक्षिणतम बिंदु, ठीक है। उसके बाद में इधर हम बात करें भारत के पूर्वी बिंदु की। भारत का सबसे सॉरी पश्चिमी बिंदु अगर हम इधर देखें तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा रहेगा? क्या बताया था हमने? सरक्रीक, गुजरात। और कहाँ पर स्थित रहेगा ये? 68 डिग्री 7 मिनट पर। कहाँ पर? 68 डिग्री 7 मिनट पर। और इसका नाम क्या रहेगा? सरक्रीक। ये सरक्रीक कहाँ पर रहेगा? गुजरात में। ये सरक्रीक कौन सी जगह पर रहेगा? गोहर माता। क्या रहेगा? गोहर माता। गोहर माता सरक्रीक कहाँ पर रहेगा? गुजरात में, ठीक है। उसके बाद में सबसे पूर्वी बिंदु की हम बात करें तो हमने क्या बताया था? किबिथु। और ये किबिथु कहाँ पर रहेगा? वालांगू अरुणाचल प्रदेश में। वालांगू अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इतनी बातचीत की थी हमने किसके बारे में? भारत के बिंदुओं के बारे में, जो अंतिम बिंदु रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में आगे अब हम बातचीत करते हैं। हमने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बातचीत कर ली थी। और उसके बाद में हमने ये भी बताया था कि जो भारत का जो पूर्वी बिंदु और जो पश्चिमी बिंदु है, भारत का जो पश्चिमी बिंदु और ये पूर्वी बिंदु है, इन दोनों के मध्य में यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट, इन दोनों के मध्य, दोनों देशांतरों के मध्य कितना अंतर पाया जाता है? क्या बताया था? 30 डिग्री का अंतर।
कितना अंतर पाया जाता है? 30 डिग्री का अंतर। और इसी 30 डिग्री के अंतर के कारण इन दोनों बिंदुओं में जब हम समय अंतराल की बात करते हैं तो यहाँ पर कितना समय अंतराल देखने को मिलता है? 2 घंटे का समय अंतराल। ठीक है, 2 घंटे का समय अंतराल कह लें या यूं कह लें कि 120 मिनट का समय अंतराल यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, ये बात, इतनी बातें हमने कर ली थी लास्ट क्लास में। उसके बाद में जब अक्षांशों की हम यहाँ पर बात कर ही रहे हैं तो हमें एक अक्षांशीय रेखा और एक देशांतरीय रेखा के बारे में और पढ़ना होता है। जैसे कि हम बात करें 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा की। ठीक, ये इतनी बातें कल हमने कर ली थी। 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का यहाँ पे क्या पाया जाता है? समय अंतराल। और किसके कारण? इस 30 डिग्री के अंतर के कारण। तो ये चीजें देखने के लिए एक बार आप अपनी लास्ट क्लास को जरूर देख लें। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं करक रेखा की। करक रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। ठीक है, इसकी जब हम बातचीत करें तो इसको क्या कहा जाता है? करक रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कौन सी रेखा कहलाएगी? करक रेखा कहलाएगी। इस करक रेखा की हम बात करें तो ये करक रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। दूसरा पॉइंट हमें इसमें क्या याद रखना है? भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से ये गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और ये भारत के 8 राज्य कौन कौन से रहेंगे? हम बात करें तो पहला कौन सा हो जाएगा? गुजरात। दूसरा राज्य कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। तीसरा कौन सा हो जाएगा? ये मध्य प्रदेश। हम बात करें तो क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। पांचवा कौन सा हो जाएगा? झारखंड। छठे राज्य की हम बात करें तो क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। सातवां हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा। और आठवें हम राज्य की बात करें तो कौन सा राज्य हो जाएगा? मिजोरम राज्य। ठीक है, तो कर्क रेखा के बारे में सबसे पहले क्या याद रखना है? कौन सी रेखा रहेगी? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ये रहेगी। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाएगी? कर्क रेखा। भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से ये रेखा गुजरती है। आठों राज्यों के नाम अपने को यहाँ पर याद होने चाहिए। ठीक है, आठों राज्यों के नाम यहाँ पर अपने को याद होने। तो इन राज्यों के नाम की हम बात करें तो इस एक ट्रिक के माध्यम से इनको हम याद रख सकते हैं। और ट्रिक की बात करें तो वो ट्रिक क्या रहेगी? एक ट्रिक हम यहाँ पर लिखते हैं क्या? गमछा झार मित्र पे। छा झार मित्र पे। गमछा झार मित्र पे। इस ट्रिक के माध्यम से हम आठों राज्यों को यहाँ पर याद रख सकते हैं। और ये 8 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? एक बार हम यहाँ पर देखें तो ये कौन सा हो जाएगा? कैसे? गुजरात। वैसे मध्य प्रदेश। जैसे छत्तीसगढ़। जैसे झारखंड। वैसे राजस्थान। वैसे मिजोरम। तरह से क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। और अंतिम राज्य कौन सा हो जाएगा? पैसे पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पैसे पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये 8 राज्य अपने को यहाँ पर याद रखने हैं। अपने एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित है और कौन सा राज्य कर्क रेखा के ऊपर स्थित नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के ऊपर स्थित है और कौन सा राज्य कर्क रेखा के ऊपर स्थित नहीं है। इस तरीके से सीधा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है। तो अपने को आठों राज्यों के नाम याद होने चाहिए। के बाद में जो क्वेश्चन बनता है कर्क रेखा से, वो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? अपने से पूछ लिया जाता है कि कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई कौन से राज्य में है, न्यूनतम लंबाई कौन से राज्य में है। जब हम बात करें कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई की तो कहां पर रहेगी? मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक लंबाई कहां पर रहेगी?
सर्वाधिक लंबाई कहाँ पर रहेगी? मध्य प्रदेश में। कौन सी स्टेट में रहेगी? मध्य प्रदेश में। और दूसरी ओर हम बात करें न्यूनतम लंबाई की, कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई की जब हम बात करते हैं तो कहाँ पर रहेगी? अपने राजस्थान में। न्यूनतम लंबाई कहाँ पर रहेगी? न्यूनतम लंबाई कहाँ पर रहेगी? राजस्थान में। ठीक है, इतनी बात हमें याद रखनी है किसके बारे में? अधिकतम और न्यूनतम लंबाई से संबंधित। उसके बाद में फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कर्क रेखा से कि कर्क रेखा के ऊपर स्थित एकमात्र राजधानी कौन सी रहेगी? ठीक है, जो भी यहाँ पर बातचीत होगी इन्हीं 8 राज्यों से संबंधित बातें होंगी और उसके संदर्भ में पूछा जाता है कि कर्क रेखा पर स्थित एकमात्र राजधानी कौन सी रहेगी। राजधानी की हम बात करें, यहाँ पर एक राजधानी आती है, कौन सी? झारखंड की राजधानी रांची। झारखंड की राजधानी कौन सी? रांची। ठीक है, झारखंड की राजधानी रांची क्या रहेगी? कर्क रेखा पर स्थित एकमात्र राजधानी। ठीक है, इतनी बात हमें याद रखनी है किसके बारे में? कर्क रेखा के बारे में। उसके बाद में कर्क रेखा से संबंधित एक अंतिम सवाल ये पूछा जाता है कि भारत पर सॉरी भारत के अंदर ऐसी कौन सी राजधानी है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ठीक है, बातें कौन सी हो रही है? इन्हीं 8 राज्यों की बातें यहाँ पर हो रही है। ठीक है, और उनसे पूछ लिया जाए इन 8 राज्यों में से कौन से राज्य की राजधानी कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो ऐसा अगर पूछा जाता है तो अपने को 3 राजधानियां याद रखनी है जो कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित रहेंगी और उनकी अगर हम बात करें तो कौन कौन सी हो जाएंगी? एक राजधानी यहाँ पर रहेगी राजस्थान की राजधानी। राजस्थान की राजधानी यहाँ पर रहेगी कौन सी? जयपुर। एक राजधानी रहेगी जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर कहाँ पर रहेगी? उत्तर में। उसके बाद में हम बात करें त्रिपुरा की राजधानी क्या? अगरतला। क्या त्रिपुरा की राजधानी अगरतला कहाँ पर रहेगी? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित रहेगी। और मिजोरम की राजधानी की हम बात करें कौन? आइजोल। मिजोरम की राजधानी आइजोल, ये भी कहाँ पर रहेगी? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित रहेगी। ठीक है, तो अपने एग्जाम ओरिएंटेड जो कर्क रेखा से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं वो इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। क्या याद रखना है? सबसे पहले इसका नाम पूछ लिया जाए, कौन सी रेखा रहेगी? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, कितने राज्यों से गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से ये गुजरती है। और अपने को याद रखने के लिए कि ये 8 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे तो ये एक ट्रिक आपको याद रखनी है, गमछा झार मित्र पै। ठीक है, क्या? गमछा झार मित्र पै, ये बात अपने को याद रखनी है, इससे 8 राज्य अपने को याद हो जाएंगे। उसके बाद 4 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं कि कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई कौन से राज्य में है? तो हमें क्या याद रखना है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, भी पूछी जाए कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई कौन से राज्य में है तो हमें क्या याद रखना है? राजस्थान। कर्क रेखा के ऊपर स्थित एकमात्र राजधानी कौन सी रहेगी तो हमें क्या याद रखना है? रांची। झारखंड की राजधानी रांची। और सबसे अंतिम सवाल हमें क्या याद रखना है कर्क रेखा के संबंध कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राजधानियां कौन? 3 राजधानी अपने को याद रखनी है, कौन सी? राजस्थान की राजधानी जयपुर, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और मिजोरम की राजधानी आइजोल। ठीक है, अपनी बात यहाँ तक कंप्लीट हुई। तो यहाँ पर अपने कर्क रेखा संबंधित क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इतने ही क्वेश्चन अपने एग्जाम ओरिएंटेड बनते हैं, इसको आप नोट कर लें। और अगर आप नोट नहीं करते हैं तो ये जो कंप्लीट जो नोट्स रहेंगे क्लास से संबंधित, जो भी कंप्लीट नोट्स रहेंगे वो आपको कहाँ पर मिल जाएंगे? थ्रोन एजुकेशन एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लें। ये थ्रोन एजुकेशन एप्लीकेशन यहाँ पर रहेगी, इसको आप डाउनलोड कर लें। थ्रोन एजुकेशन एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लें। और वहाँ पर जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो आपको ये नोट्स हैं ये आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और दूसरा हम बात करें तो ये जो थ्रोन एजुकेशन का जो टेलीग्राम चैनल रहेगा जिसका लिंक यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एप्लीकेशन का भी लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो आप दोनों को ही डाउनलोड कर लें, समय समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। कर्क रेखा अपनी यहाँ पे कंप्लीट होती है, उसके बाद में एक रेखा बचती है अपनी भारतीय मानक समय रेखा। कौन सी? भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन।
इसकी बात करें तो ये कौन सी रेखा रहेगी? इसको कहते हैं 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। क्या नाम रहेगा इस रेखा का? 82.82 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। और इस रेखा की बात करें तो इसमें कुछ ज्यादा खास बातें नहीं है, अपने को बस स्टेट के नाम याद होने चाहिए। कितने राज्यों से गुजरती है? भारत के 5 राज्यों से ये रेखा गुजरती है। भारत के 5 राज्यों से, भारत के 5 राज्यों से ये रेखा गुजरती है। और उसके बाद में हम बात करें 5 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे, तो हमें क्या याद रखना है? पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। दूसरा कौन सा राज्य हो जाएगा? एमपी। 5 राज्य आप यहाँ पर लिख लें। 5 राज्यों से गुजरती है और ये राज्य, पहला कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। दूसरा राज्य कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। तीसरे राज्य की हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़। दूसरा राज्य छत्तीसगढ़। चौथे राज्य की हम यहाँ पे बात करें तो क्या हो जाएगा? उड़ीसा। पांचवा जो अपना अंतिम राज्य रहेगा कौन सा? आंध्र प्रदेश। पांचवा राज्य कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, इतनी बातें याद रखनी है किससे संबंधित? भारतीय मानक समय रेखा से संबंधित है। इसके बाद में एक बिंदु पूछ लिया जाता है कि जो भारतीय मानक समय रेखा है, उत्तर प्रदेश का एक पॉइंट पूछा जाता है, कहाँ से गुजरती है? नैनी, सॉरी, मिर्जापुर। मिर्जापुर, इलाहाबाद, यानी कि यूं कहें प्रयागराज से। मिर्जापुर, प्रयागराज से। प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। कहाँ से गुजरेगी? मिर्जापुर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। मिर्जापुर वाली जो वेब सीरीज है उसी मिर्जापुर से क्या गुजरती है? 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। और इस मिर्जापुर में भी हम जगह का नाम जगह की बात करें तो कौन सी रहेगी? इसको कहते हैं नैनी। कहाँ से? नैनी। नैनी मिर्जापुर से गुजरती है। ठीक है, ये चीज भी आप नोट कर लें। उसके बाद में आगे हम चलते हैं, यहाँ पर अपनी दोनों रेखाओं की बातचीत कंप्लीट। भारतीय मानक रेखा समय भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या? भारत का क्षेत्रफल का टॉपिक आता है, भारत का क्षेत्रफल। बात करें इस भारत के क्षेत्रफल की, तो भारत के क्षेत्रफल से संबंधित 4 जो डेटा हैं वो अपने को याद रखने हैं। सीधे डेटा एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और इससे संबंधित 4 ही क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि भारत का जो क्षेत्रफल है किलोमीटर स्क्वायर में कितना है, तो हमें क्या याद रखना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर में अगर अपने से क्षेत्रफल पूछा जाता है तो क्या रहेगा? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा, आजकल जो ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, किलोमीटर को ना छोड़ के क्या पूछा जाता है? मील स्क्वायर में। ये तो क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। ये तो क्या रहेगा? मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा रहेगा, इसको तो अपने को याद रखना ही है। ठीक है, तो मील स्क्वायर में बात करें तो कितना हो जाएगा? 12,69,219.34 मील स्क्वायर। कितना? 12,69,219.34 क्या? मील स्क्वायर। ठीक है, दूसरा डेटा ये हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन अपने से एग्जाम में पूछा जाता है कि जो भारत का क्षेत्रफल है विश्व के संपूर्ण क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत योगदान देता है? ठीक है, तो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में प्रतिशत योगदान की हम बात करें तो भारत कितना प्रतिशत योगदान देता है, या विश्व का कितना प्रतिशत रहेगा? 2.42%। ठीक है, अगर हम बात करें, ये अगर संपूर्ण विश्व है, संपूर्ण पृथ्वी है, तो इसमें भारत का हिस्सेदारी रहेगी 2.42%। कितनी? 2.42% रहेगा। ठीक है, ये बात अपने को याद रखनी है। इसी बात को थोड़ा सा अगर घुमा के आपसे पूछ लिया जाए, संपूर्ण विश्व का कितना हिस्सा भारत के पास है? ठीक है, इसी बात को घुमा के थोड़ा कन्वर्ट करके आपसे पूछ लिया जाए कि संपूर्ण का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत के पास है, तो हमें क्या याद रखना है? कितना प्रतिशत? 1/46वां हिस्सा संपूर्ण
का 1/46वां हिस्सा किसके पास रहेगा? भारत के पास रहेगा। ठीक है, ये जो भारत के क्षेत्रफल से संबंधित यहाँ पे 4 डेटा बनते हैं। उसके बाद जब क्षेत्रफल की हम बातचीत करते हैं, इस क्षेत्रफल के हिसाब से भारत जो है विश्व में कौन सा 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश रहेगा क्षेत्रफल के हिसाब से। विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश ये बड़ा देश रहेगा। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 6 अन्य ऐसे देश हैं जो कि भारत से बड़े हैं। 6 अन्य ऐसे देश हैं जो कि भारत से बड़े हैं। और उन 6 देशों की यानी कि टोटल 7 देशों की हम बात करें, 7 देश कौन कौन से हो जाएंगे? एक ट्रिक के माध्यम से इनको हम याद रख सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से। और वो ट्रिक क्या हो जाएगी? रुक चीन अब आया भारत। रुक चीन अब आया भारत। हमने क्या बताया? जब इसकी हम बात करते हैं अन्य देशों के साथ तुलना, अन्य देशों के साथ भारत के क्षेत्र जब हम बात करते हैं, क्या बताया? क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश रहेगा भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश रहेगा भारत। और सातों देशों को याद करने के लिए ट्रिक क्या रहेगी? रुक चीन अब आया भारत। तो हम ऐसे कैसे याद रख सकते हैं? पहला कौन सा हो जाएगा? पहला देश रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा हम बात करें तो क्या हो जाएगा? चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऐसे ब्राजील, आया से हम बात करें तो क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, आया से क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, भारत से क्या हो जाएगा? 7वां देश भारत। ठीक है, तो ये जो स्टार्टिंग के 6 देश हैं क्षेत्रफल में क्या रहेंगे भारत से बड़े? पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन का हम बात करें अमेरिका, पांचवा हम बात करें ब्राजील, छठवां हम बात करें क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, और सातवां क्या हो जाएगा? भारत। ठीक है, इतनी बात हमें याद रखनी है किसके बारे में? भारत के जो क्षेत्रफल में बड़े देश हैं उनके बारे में। ठीक है, यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई। उसके बाद में क्षेत्रफल से संबंधित एक और लास्ट क्वेश्चन बनता है। भारत में क्षेत्रफल से संबंधित एक अंतिम क्वेश्चन बनता है कि अपने से पूछ लिया जाता है कि जो भारत का क्षेत्रफल है अन्य देशों के साथ जब हम तुलना करते हैं, तो भारत का जो क्षेत्रफल है जापान के क्षेत्रफल से कितना गुना अधिक है। यानी कि यूं पूछ लिया जाए कि भारत का क्षेत्रफल जापान के क्षेत्रफल से कितना गुना अधिक है, तो हमें क्या याद रखना है? भारत का क्षेत्रफल जापान के क्षेत्रफल से 9 गुना अधिक है। इसी तरीके से इंग्लैंड के बारे में पूछ लिया जाए कि जो इंग्लैंड का क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल से कितना गुना अधिक है, तो हमें क्या याद रखना है? 14 गुना अधिक है। इंग्लैंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से कितना गुना अधिक रहेगा? 14 गुना अधिक रहेगा। इसी तरीके से रूस के क्षेत्रफल की हम बात करें तो रूस का क्षेत्रफल है, उसके क्षेत्रफल का भारत कितना रहेगा? 1/5 गुना रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से यूएसए की हम बात करें, यानी कि अमेरिका की जब हम बात करते हैं तो अमेरिका के क्षेत्रफल का कितना गुना रहेगा? 1/3 गुना। ठीक है, अमेरिका के क्षेत्रफल का 1/3 गुना हिस्सा क्या रहेगा? भारत रहेगा। इसी तरीके से जब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का कितना गुना रहेगा? ऑस्ट्रेलिया का 2/5वां हिस्सा क्या रहेगा? भारत रहेगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का 2/5वां हिस्सा क्या रहेगा? भारत रहेगा। ठीक है, इतनी बातें हमें याद रखनी है किससे? अन्य देशों के साथ जब हम भारत की तुलना करते हैं। ठीक है दोस्तों, भारत से के क्षेत्रफल से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, और इससे बाहर क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन आ ही नहीं सकता एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें हमने यहाँ पर देख ली है। हमने क्या देखा? भारत का क्षेत्रफल देखा किलोमीटर स्क्वायर में 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। मील में हमने क्या बताया? 12,69,219.34 मील स्क्वायर बताया। विश्व के क्षेत्रफल में प्रतिशत योगदान की जब हमने बात की तो क्या बताया? 2.42% बताया। ठीक है, विश्व के हिस्से की अगर हम बात करें तो क्या बताया? 1/46वां हिस्सा के पास रहेगा, भारत के पास रहेगा। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या बताया? विश्व में 7वां बड़ा देश रहेगा भारत में, 7वां सबसे बड़ा देश रहेगा भारत। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि भारत के
छह ऐसे और देश हैं जो क्षेत्रफल में भारत से क्या है, बड़े हैं। छह अन्य ऐसे देश हैं जो क्षेत्र बड़े हैं। ठीक है, ये बात हमने देखी और छह देशों की यहाँ पर हमने बातचीत करी। अंतिम क्या था, भारत के क्षेत्र अन्य देशों के साथ जब हम तुलना करते हैं तो क्या जो भारत का क्षेत्रफल है, जापान से हमने क्या बताया 9 गुना अधिक है। ऑस्ट्रेलिया से क्या बताया 2/5वां गुना, यानी कि 2/5वां हिस्सा ऑस्ट्रेलिया का क्या रहेगा। तरीके से ये चीजें अपने एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ से सीधे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक बार आप नोट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं का क्षेत्रफल अन्य देशों के साथ तुलना हुई, भारत और जापान का ये हमने देखा। अब नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन आता है क्या आता है, भारत सीमाओं से संबंधित आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, भारत की सीमाएं हम देखेंगे। ठीक है, भारत की जब सीमाओं की हम बात करते हैं, भारत की सीमाओं से संबंधित पढ़ते हैं, अपने से पूछा जाता है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई क्या रहेगी। भारत की जलीय सीमा की लंबाई की हम बात करें, तटीय सीमा की लंबाई की बात करें। ठीक है, भारत की सीमा से संबंधित चार बातें अपने को याद रखनी है। एक तो भारत की जब सीमा की लंबाई आपसे पूछ जाए, भारत की सीमा की लंबाई पूछ ली। एक आपसे ओनली तटीय सीमा की लंबाई यहाँ पे, तटीय या जलीय। एक तीसरा आपसे पूछ सकता है भारत की स्थलीय सीमा यहाँ पे। इनकी हम वन बाय वन बातचीत कर लेते हैं इनके बारे में। जैसे कि हम बात करें भारत की टोटल सीमा रहेगी, भारत की स्थलीय प्लस में जलीय, भारत की स्थलीय जलीय सीमा की हम बात करें तो ये कितनी हो जाती है 22,716.6 किलोमीटर। कितनी हो जाती है 22,716.6 किलोमीटर। इसमें 22,716.6 में कौन कौन सी आ गई, 22,716.6 किलोमीटर। इसकी बात करें, भारत की ये वाली सीमा है सीमा, तो इसमें ये आ जाती है। उसके अलावा जो भारत की जो द्वीपीय सीमा है ये वाली होगी, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाली होगी। ठीक है, तो ये टोटल सीमा किस में आ जाएगी 22,716.6 किलोमीटर। पहला पॉइंट अपने को ये याद रखना है। ठीक है, भारत की सीमा की लंबाई पूछ ली जाए तो 22,716.6 किलोमीटर। जब इस संपूर्ण को अगर हम डिवाइड करते हैं दो भागों में, जिसमें एक तो स्थलीय में और एक कौन सी, जलीय में। स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें तो कितनी हो जाएगी 15,200 किलो, कितनी 15,200 किलोमीटर। यानी कि ये जो ऊपर की जो सीमा है बड़ी, ये वाली यहाँ की ऊपर की जो स्थलीय भूमि की आप बात करें सर, ये वाली कितनी हो जाएगी 15,200। ठीक है, तो ये ग्रीन वाली हमने कितनी बताई 15,200 किलोमीटर। ठीक है, 15,200 किलोमीटर हो जाएगी। उसके बाद में अंतिम अपनी क्या बचती है, जब हम बात करते हैं जलीय भूमि की यानी कि तटीय भूमि की। जब इस तटीय भूमि की हम बात करते हैं तो इसका पुनः दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, डिवाइडेशन। इसकी संपूर्ण अगर आपसे बात पूछ ली जाए तो कितनी हो जाएगी 7,516.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर। और अगर मुख्य भूमि की पूछी जाए, ठीक है, संपूर्ण में तो हमने क्या बताया अभी, जो 7,516.6 में ये वाली तटीय ठीक है, उसके अलावा इसमें ये भी काउंट हो गई द्वीपीय समूह की और ये भी। ठीक है, इन तीनों जगह की मिला के हम बात करें तो कितनी बताई 7,500.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, ये वाली। उसके बाद में इसको दो भागों में डिवाइड किया, एक तो कौन सी भूमि की और एक कौन सी भूमि की। मुख्य भूमि की बात करें तो कौन सी रहेगी, ये वाली सीमा। ठीक है, और द्वीपीय भूमि की बात करें तो ये जो दोनों की जो ये हो जाएगी, इन दोनों की लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दोनों की एक साइड में अलग निकाल दें और मुख्य भूमि की एक साइड में अलग अगर हम निकाल देते हैं तो ये देंगी मुख्य भूमि की कितनी हो जाएगी 6100 किलोमीटर। ये भूमि की बात करें तो कितनी 1,016.6 किलोमीटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई अपने।
तो भारत की सीमा से संबंधित ये 5 डेटा अपने को सबसे पहले याद रखने हैं। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भारत की संपूर्ण सीमा की लंबाई बताएं, स्थलीय और जलीय की क्या रहेगी, 22,716.6 किलोमीटर। स्थलीय की अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 15,200, और तटीय सीमा पूछ ली जाए टोटल 7,500 का। ठीक है, यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछ जाते हैं अपने। अब इसमें हम बात करें तटीय सीमा में। तटीय सीमा में जैसे हम बात करेंगे भारत की सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई कौन से राज्य की रहेगी, तो यहाँ पर क्या देखेंगे, गुजरात की। सर्वाधिक कौन से राज्य की रहेगी, गुजरात की। ठीक है। यहाँ पर हम न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम किसकी रहेगी, गोवा की। न्यूनतम किसकी रहेगी, गोवा की। गोवा की हम बात करें लगभग कितनी है, 101 किलोमीटर। और यहाँ पर हम बात करें गुजरात की, कितनी रहेगी, लगभग 1600 किलोमीटर। ये जब हम गुजरात की सीमा की बात करते हैं, गुजरात की सीमा से संबंधित अलग अलग किताबों में कंफ्यूजन देखने को मिलता है। अपन यहाँ पर 1600 लिखा रहे हैं, बहुत सारी किताबें हैं वो 1200 कुछ किलोमीटर लिखवाती हैं। लेकिन जो सही डेटा रहेगा, जो जब अपन बात करते हैं गुजरात गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाते हैं, वहाँ पर जो लंबाई दी गई है वो कितनी दी गई है, 1600 किलोमीटर। तो अपने को क्या याद रखनी है, 1600 किलोमीटर ही यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, इतनी बातें हुई। उसके बाद में नेक्स्ट अपना अ, ये चीज़ें आती हैं, टू दी पॉइंट चीज़ें। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य, जलीय सीमा बनाने वाले राज्य, केवल अंतर्राष्ट्रीय बनाने वाले, केवल समुद्र बनाने वाले राज्य। ये सारी बातें हम करेंगे कल की क्लास में। आज की जो क्लास रहेगी अपनी इतनी ही रहेगी। कल हम नेक्स्ट क्लास में आगे इसमें के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक बार हम फिर से आपको बता दें, तो जिस किसी ने अभी तक थ्रोन एजुकेशन ऐप डाउनलोड किया है वो प्ले स्टोर में जाएं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्ले स्टोर में जाके आप थ्रोन एजुकेशन ऐप को तुरंत डाउनलोड कर लें। ऐप